Yes, friends, so today lecture number 9. Lecture 9. So क्या आप रेडी हैं? आज का चर्चा है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का क्या मीनिंग है ये आपको पता है. कुछ मिलना चाहिए भाई. सब कुछ आप ही रख लोगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा. तो हमसे कुछ ले रहे हो तो हमको कुछ दो. गिव एंड टेक. सो कंसिडरेशन इज गिव एंड टेक. इस चैप्टर में क्या करना है? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए. कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कंसिडरेशन कुछ भी नहीं, जीरो कंसिडरेशन. अगर कंसिडरेशन कुछ भी नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या सब कुछ हो सकता है? ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सोचिए, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा. सोचेंगे तो आंसर हमेशा दिमाग में छपा हुआ रहेगा. सोचते नहीं हो, बस सर जो बोले वो सुन लें. भाई साहब, सुनने से पास नहीं होगे, सोचोगे तो कोई फेल नहीं कर पाएगा. तो सोचना शुरू कर दो कि कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होना चाहिए. और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है? क्या जनरल रूल क्या बोलता है ये समझिए. एंड इट्स डबल एस्पेक्ट. क्लियरली अंडरस्टैंड. क्लियरली अंडरस्टैंड बोल रहे हैं, मैं बहुत क्लियर समझाऊंगा, चिंता मत करिए. हाउ कंसिडरेशन may move from a third party. Consideration may move from a third party. इसका मतलब क्या है? बात हो रहा है ए और बी के बीच में. तो बी, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. तो भैया सी जो है बी का ससुराल वाला है, ससुर जी प्यारे. तो ससुर जी सी को कुछ देंगे. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में. तो कंसिडरेशन जो है मतलब कुछ देना और लेना फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, ये है सी. एंड हाउ दिस मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? अरे भैया वैलिड है मतलब थर्ड पार्टी ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और पैसा दे रहे हैं ससुर जी. ससुर जी इज द थर्ड पार्टी. तो हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. मतलब कोई ना कोई कुछ तो कुछ दे. तो देना और लेना कितना इंपॉर्टेंट है. ये मैं तो देना और लेना को बहुत अच्छा से मानता हूँ. देना बैंक तो हम सब जानते हैं, राइट? देना बैंक. और मैं तो सोच रहा हूँ एक बैंक खोल दूँ जिसका नाम रहेगा लेना बैंक. बस सब देते रहे मुझे आके. तो कोई बुराई नहीं है भाई ऐसा सोचने में. आप भी सोचिए. सोचने से कौन सा हो जाएगा, बट कभी कभी हो भी जाता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लर्न अबाउट द पेक्यूलियर. पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज circumstances when a contract is valid even without consideration. इसका मतलब यह है कि कंसिडरेशन अगर नहीं हो, कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट. जनरल मतलब तो यही है और कॉमन सेंस का मतलब भी यही है. मगर मेरे दोस्त, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना हम समझते हैं. कुछ ना कुछ एक्सेप्शन टू द रूल आ ही जाता है. कुछ ना कुछ स्ट्रेंज पिक्यूलियर बातें आ ही जाती है. तो ये स्ट्रेंज एंड पिक्यूलियर बात ही तो है कि एक बार तो आप स्टूडेंट को बोलते हो बेटे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. अब हमारे प्यारे होनहार बच्चे कितने अच्छे हैं, मन के सच्चे बच्चे, उनको लग गया कि भैया चलो सर ने कह दिया नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. अब दिमाग में बैठा लिया. उसके बाद बच्चों मैंने जो आपको कहा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट भैया इसमें कुछ एक्सेप्शंस है. तो कितना धोखा लगता है ना कि सर पहले तो बोलते हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अब बोलते हैं कुछ एक्सेप्शन है. तो ये क्यों होता है? ऐसा कभी किसी ने सोचा है ऐसा क्यों होता है? देखो, एक रूल बनाते हैं हम लोग. पहले बड़ा हिम्मत और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ एक रूल बनाते हैं हम लोग. बट जैसे जैसे जिंदगी प्रोग्रेस करती है ना,
उस रूल के अगेंस्ट में कुछ बातें आके खड़े हो जाते हैं और फिर लगता है कि देखो इस रूल को तो हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, मगर ये जो बातें खड़ी होकर आई है, जो सामने आ रही है, ये बातें भी वैलिड टाइप की लग रही है। तो एक काम करते हैं भाई, रूल तो रहेगा ही, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल तो हम मेंटेन करके रखेंगे, और ये जो 3-4 अजीबो गरीब सिचुएशंस, जो रेयर सिचुएशंस है, जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, उनको हम एक्सेप्शंस बोल के लिख देते हैं, मतलब रूल नहीं चेंज करेंगे। तो ऐसा होता है रियल लाइफ में। लास्ट पॉइंट है, बी अवेयर ऑफ द रूल। एक रूल है, एक रूल है भाई, अभी तो रूल के बारे में बताया, तो एक और रूल आ गया। रूल क्या है? रूल ये है, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर इज डेंजर, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। याद करो मेरे दोस्त, अभी अभी मैंने कुछ कहा था, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बी के ससुर जी है सी, और सी कुछ कंसिडरेशन दे रहा है ए को। तो हमने कहा तो हाँ हाँ दे दो, जो आ रहा है आने दो भाई, आने दो, सी से आए या डी से आए या ई से आए या एफ से आए, हमें तो भैया पैसा से मतलब है, जो दे दे। क्योंकि ये जो ए को जो पैसा मिल रहा है, ये बी कह रहा है ना सी डी ई एफ जी से, क्योंकि बी की दोस्ती है, तो ए को क्या फर्क पड़ता है भाई। मैं अपना मोटरसाइकिल बेच रहा हूं और बी कह रहा है कि भाई मेरा दोस्त राजू विल पे यू, तो मैं बोला ठीक है भाई राजू दे दे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और बी के बीच में, मैं हूं ए और वो है बी, तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। सी डी ई एफ जो कि स्ट्रेंजर है, देखो भले ही बी का ससुर हो, बट मेरे लिए तो स्ट्रेंजर है ना, मुझे क्या मतलब, मुझे पैसे से मतलब है, वहां ठीक है, पैसा आ रहा है तो वहां ठीक है। मगर सोचो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, और किसी दिन सी डी ई एफ या कोई भी एक्स वाई जेड मेरे ऊपर केस करे, तो मैं बोलूंगा ए भाई तू कौन, मैं तुम्हें नहीं पहचानता भाई, मेरा बात तो तुमसे था ही नहीं कुछ, नहीं याद करो मैंने पैसे दिए थे। अरे भाई पैसे तो क्या मेरे कहने पे दिए थे, पैसे तुमने अपने दामाद जी के कहने पे दिए थे, तो भाई मैं तुम्हें नहीं जानता भाई, दामाद जी ने आपके दामाद ने कहा था, जो कि मेरा बी है, मेरा पार्टनर है या मेरा बिजनेस एसोसिएट है या मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है, वो जो भी है वो मेरे और उसके बीच का बात है भाई, आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो। तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू, टेक्निकली स्पीकिंग आप इस कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी के बीच का मामला है, आप भैया कहां से आए, आप प्लीज जहां से आए वहां पर वापस चले जाइए, यह है रूल। और जैसे अभी मैंने कहा था, रूल तो बनते हैं, रूल तो बनते हैं, और उसके बाद में ऐसा लगता है कि भाई ये रूल जो है, ये रूल में कुछ एक्सेप्शंस आ गया, हम नहीं चेंज कर पा रहे, तो इस रूल के भी एक्सेप्शंस देखने हैं। सो कंसिडरेशन में देखना है हमें मीनिंग एंड डेफिनेशन, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन, रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्सेप्शन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी सर ये नया चीज़ नहीं भाई, ये नया नहीं है, ये वही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, ये थोड़ा हाई फाई इंग्लिश है और कुछ नहीं है। ये अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू, इसी चीज़ को कहते हैं ये। और एक्सेप्शन जैसे हमने बताया था, रूल बनता है तो एक्सेप्शन बनता है। तो बड़े प्यार से इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को नमन करते हुए, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल द वर्ड इज एसेंशियल। देखो ये सब वर्ड्स को पकड़ना जरूरी है। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस, विदाउट विच मतलब ये विच एक होती है चुड़ैल, ठीक है, ये चुड़ैल का बात नहीं हो रहा, ये अंग्रेजी में ये WHICH है, और यहां पर ये WHICH का मतलब है विदाउट कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है, विदाउट विच मतलब विदाउट कंसिडरेशन
ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब नो कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन नो सिंगल प्रॉमिस, वादा तो कर दिया मैंने, राइट, विल बी एनफोर्सेबल। इट इज अ टर्म यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यो। देखो ये हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट क्विड प्रो क्यो इसका मतलब एकदम सही है, समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या देगा मेरे को, बदले में मैं तेरे लिए ये करूंगा, तू मुझे बदले में क्या देगा, मैं अपना मोटरसाइकिल तेरे को दे दूं, तू मुझे बदले में क्या देगा, वही समथिंग इन रिटर्न। तो मैं तुम्हें अपना ए बोलता है बी को, अरे बी हमारा यामाहा RX 100 मॉडल का मोटरसाइकिल जिसका नया का कीमत है 50,000, मैं तुम्हें 20,000 रुपये में देने के लिए तैयार हूं। तो कहने का मतलब है ये यामाहा मोटरसाइकिल दे रहा है तो ये कंसिडरेशन है, ये 20,000 रुपया देगा तो ये इसके लिए कंसिडरेशन है। तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ मिल रहा है और ये बहुत 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 वैलिड एंड एसेंशियल है। सिंपल सा बात है, बिना इसके नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब यह है कि ए और बी, ए ने बी से कहा भैया भैया बी मेरा यामाहा RX 100 मोटरसाइकिल मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो बी बोलता हाँ हाँ मैं लेने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद बी ने केस कर दिया ए के ऊपर, जज साहब पूछिए इस ए से, इसने कहा था कि मैं अपना मोटरसाइकिल तुम्हें देना चाहता हूं। तो जज बोलेगा बहुत अच्छी बात है भैया ए, आप अपना मोटरसाइकिल बी को देना चाहते हो। तो फिर जज साहब बी से पूछेगा अरे भैया बी ये तो तुम्हें अपना मोटरसाइकिल देना चाहता है और तुम इसे क्या देना चाहते हो। अरे नहीं जज साहब मैं क्यों कुछ इसे देना चाहूंगा, मैं तो कुछ नहीं देना चाहता। तो भैया जब तुम कुछ नहीं देना चाहते हो तो वो तुम्हें क्यों दे, क्यों दे। नहीं नहीं जज साहब वो चाह रहे थे ना। अरे भाई तो वो चाह रहे थे तो आप भी तो कुछ चाहिए। तो सिर्फ वो चाह रहे थे, सर मैं चाह रहा हूं ना। अच्छा अच्छा क्या चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूं उसका मोटरसाइकिल लेना। हाँ जज बोलेगा अच्छा भैया सब फायदा तुम्हारा ही हो जाए। वो मोटरसाइकिल देना चाह रहे हैं जज साहब को बी समझा रहे हैं, जज साहब आप समझते क्यों नहीं हैं, ए हमको अपना मोटरसाइकिल देना चाह रहा है और मैं उसका मोटरसाइकिल लेना चाह रहा हूं, तो दोनों तो चाह रहे हैं। तो भाई अच्छा तुम भी चाह रहे हो और वो भी चाह रहे हैं। ये मैं इतना बार बार क्यों कह रहा हूं पता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन के बारे में कि किसी एक आदमी का कुछ बेनिफिट हो रहा है तो किसी एक आदमी का नुकसान भी तो होना चाहिए, मतलब बेनिफिट एंड नुकसान साथ साथ चले। यहां क्या हो रहा है, ए और बी, जज साहब ए अपना मोटरसाइकिल देना चाह रहा है, जज साहब मैं उसका मोटरसाइकिल लेना चाह रहा हूं। तो भाई एक बात बताओ, बी का तो फायदा हो रहा है, ए का क्या फायदा हो रहा है। ए का तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है और बी का सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा है। तो बी का भी कुछ नुकसान हो तो ए का फायदा हो। अगर बी बोले ठीक है मैं 25,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो ए को लगेगा कि चलो भाई कुछ गया, कुछ गया, क्या गया, मोटरसाइकिल गया, क्या आया, 25,000 आया। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोर्ट में केस चला जाए और देखना पड़े कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई वैलिड है या इनवैलिड है, तो दोनों पार्टी ए और बी, अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जज साहब देखेंगे अच्छा भैया बी तुमने दिया 25,000 और तुमने पाया क्या, जज साहब हमने ठेंगा पाया। अरे क्यों भाई, जज साहब उसने वादा तो किया कि मोटरसाइकिल देंगे बट दिया नहीं। अच्छा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है रुको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रगड़ेंगे उसको, वो बाद में पढ़ेंगे हम। तो भैया बी तुमने दिया 25,000 रुपया, पाया क्या, जज साहब मोटरसाइकिल पाया। बी तुम्हारा नुकसान क्या हुआ, अरे जज साहब 25,000 रुपये चले गए। अरे बी तुम्हारा फायदा क्या हुआ, जज साहब मोटरसाइकिल आया। तो कहने का मतलब है क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। मैंने दिया 25,000, उसके बदले में उसके रिटर्न में मिला मोटरसाइकिल। मैंने दिया मोटरसाइकिल, उसके बदले में मिला 25,000 रुपया। तो ये बदला बदला गेम होना जरूरी है।
ये बदला बदला नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, मगर मेरे दोस्त ये तो था रूल। बट जैसे हमने बताया था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो बात नहीं बोलने वाला हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि रूल में भी एक्सेप्शंस होते हैं। अभी जैसे हमने समझा कंसिडरेशंस को, इतना अच्छे से समझा कि भाई देना है, लेना है, लेना है, देना है, देना है, लेना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि देना लेना नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शंस भी दिमाग में रखना है और उसको एकदम अच्छे से पढ़ना है, बट अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके। हैविंग अ डबल एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट टू द प्रोमिसर एंड अ डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी, मतलब डबल एस्पेक्ट जो अभी हमने बताया कि फायदा नुकसान। इट हैज टू बी रियली अंडरस्टूड इन द सेंस ऑफ सम डेट्रीमेंट एज एनविसेज बाय इंग्लिश लॉ। अब कुछ नुकसान, डेट्रीमेंट मतलब कुछ नुकसान, तकलीफ, तो ये समझेंगे हम लोग। इन दिस यूनिट वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑल्सो द लीगल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। अगर आपको लग रहा है कि सर आपने इतना अच्छा से समझाया, अब हम समझ गए हैं, भैया ये लॉ है दोस्त, ये लॉ है। यहां जितना समझोगे लगेगा कि कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि एक बात पर दूसरी बात, दूसरी बात पर तीसरी बात, लॉजिक 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 रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग का बाजार है भाई ये। आपने ऐसा कहा था, ऐसा नियम बनाया था, तो मैं तो इस नियम के हिसाब से चल रहा हूं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज कंसिडरेशन। फिर से मेरे दोस्त, कंसिडरेशन इज द प्राइस अग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी। अगर हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलें, ए ने बी को मोटरसाइकिल बेचने का बात किया था, तो कंसिडरेशन इज द प्राइस अग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी है बी और बी ने अग्री किया है 25,000 देने का, तो ये 25,000 है कंसिडरेशन। ठीक है जी। फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर है ए, प्रोमिसर ने कहा कि भैया हम अपना मोटरसाइकिल दे देंगे तुमको। ठीक है, तो ये है कंसिडरेशन। द वर्ड कंसिडरेशन वॉज डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी पॉपुलर इंग्लिश केस, मीसा। भैया हम लोग तो मारवाड़ी है, हम लोग तो मीसा नहीं समझते हैं, हम लोग तो समझते हैं पीसा। पीसा पीसा पीसा, कौन चक्की में पीसा? नहीं, ये बात नहीं हो रहा है। अभी हम आपको याद कराना चाह रहे हैं कि मीसा वर्सेस क्यूरी। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो चक्की में पीसा, एक तो होता है मारवाड़ी का पीसा, एक होता है चक्की में पीसा, और पीस पीस के कढ़ी पत्ता डाल के ज़बरदस्त सब्जी बनाया, कढ़ी पत्ता। तो ये सब ऐसी मैं करता हूँ बीच बीच में बातें, ताकि आपको कभी भी अगर ज़्यादा नंबर लेना हो, आपको चैंपियन बनना हो, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना हो, तो ये केस के जो नाम होते हैं वो हो सकता है बातों बातों में, मजाक मजाक में एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद आ जाए, प्रेशर भी नहीं और याद आ जाए कि सर कुछ ऐसा कड़ी पत्ता और क्या क्या बात कर रहे थे, तो याद आ जाए तो लिख देना भाई, हो सकता है कुछ नंबर ज़्यादा मिल जाए। चलिए, तो मीसा वर्सेस क्यूरी के केस में ये पता चला कि वर्ड कंसिडरेशन के बारे में पूरा ज़बरदस्त तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, और वो क्या है इस केस में जो डिस्क्राइब किया गया वो है ये, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ। ये कितना इंपॉर्टेंट बात है भाई, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ। ये इंग्लिश लैंग्वेज का वैल्यू अच्छा है, लॉ पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जज साहब मैंने उसे कहा AK-47 राइफल है मेरे पास, अरे भैया वही राइफल जो संजय दत्त के पास था, उसी के कारण तो उसे जेल हुआ। AK-47 राइफल पता है ब्लैक मार्केट में 5 लाख रुपया का मिलता है। मैंने तो भैया AK-47 राइफल उसको 2 लाख में देने का प्रॉमिस किया। जज साहब बताइए, 5 लाख का राइफल 2 लाख में दे रहा था, 3 लाख का नुकसान किया जज साहब, तो क्या मेरा कंसिडरेशन वैलिड नहीं है? अरे जज बोलेगा भाई वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ठीक है 2 लाख का वैल्यू तो है भाई, तेरे लिए 2 लाख का वैल्यू है, बट कानून के नजर में ये आतंक मचाने वाला मशीन है, ये बेचना गैर कानूनी है। जो चीज गैर कानूनी है मैं उसका लीगल वैल्यू, जो 2 लाख रुपया का मॉनेटरी वैल्यू का बात कर रहे हो, नहीं मानता मैं इसे।
तो कोई भी कंसिडरेशन इलीगल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ मतलब है कि वो कंसिडरेशन जो कि लीगल हो, मे कंसिस्ट। अब ये लीगल कंसिडरेशन क्या होता है, क्या होता है मैं बताता हूं। मे कंसिस्ट ईदर इन सम राइट, कोई अधिकार, मेरे पास एक अधिकार है, राइट मैं इस क्लब का मेंबर हूं, मेरा अधिकार, और ये मेंबरशिप मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो लीगल क्लब, बढ़िया क्लब का अधिकार मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं, तो कंसिडरेशन हो सकता है, ये अधिकार मैं दे सकता हूं। क्लब के रूल्स भी कहते हैं कि आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो भैया देखो, मैंने मेंबरशिप लिया था 1 लाख रुपए का, आज का दिन मेंबरशिप हो गया है 5 लाख रुपए का, बट अभी मेंबरशिप क्लोज्ड है, और भैया मेरा ट्रांसफर हो गया मुंबई में, और शायद मैं 10 साल तक वहीं रहूंगा। तो मैं अपना ये अधिकार, ये तुम्हें ट्रांसफर करना चाहता हूं 3 लाख रुपए में। क्या अधिकार है? क्लब का मेंबरशिप मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, तुम मुझे 3 लाख रुपए दे दो। तो ये कोई भी गैर कानूनी सौदा नहीं है, बिल्कुल सही सौदा है, क्योंकि क्लब रूल्स भी अलाउ करते हैं कि आप मेंबरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये एक अधिकार मैं दे रहा हूं। कुछ इंटरेस्ट है मेरा, भाई एक खेत है, इस खेत का आधा हिस्सा मेरे नाम पे है, तो इसका जो भी वेजिटेबल्स हम उगाते हैं उसका प्रॉफिट या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब बैंक इंटरेस्ट का बात नहीं हो रहा है, इसका आधा हिस्सा मेरा है, तो ये मेरा इंटरेस्ट का हिस्सा है, ठीक है, तो ये मैं तुम्हें देता हूँ। या कोई प्रॉफिट दे रहा हूँ कि चलो इससे, इस खेत से जो भी प्रॉफिट आएगा, अब से तेरा। अब प्रॉफिट तेरा कैसे? देखो भैया, अगर 5 रुपया किलो टमाटर बेचोगे तो 1000 किलो टमाटर बनता है, तो 5000 तुम्हारा। और कभी ऐसा हो सकता है कि टमाटर का भाव बढ़ गया 10 रुपया किलो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1000 के जगह 1500 किलो टमाटर उग गया, बड़े बड़े उग गए, मोटे मोटे उग गए, हेल्दी टमाटर, तो भैया तुम्हारा 5000 के जगह 15000 का कमाई हो जाएगा। तो जो भी कमाई होगा भैया तेरा। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का बात कर रहे हैं, वैल्यूएबल कंसिडरेशन। क्या टमाटर का खेत का वैल्यू नहीं है? अरे बिल्कुल वैल्यू है। सो वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ, लॉ भी बोलेगा हाँ हाँ ठीक है। या कोई बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी, दैट इज द प्रोमिसर। मेरे को बेनिफिट है कि मैं इस क्लब में जाऊंगा तो मुझे ये बेनिफिट है कि 3 स्टार से 5 स्टार में जो हमारे यहाँ पर जो ये क्लब है या होटल है, तो ये बेनिफिट मेरे पास है, इसका बेनिफिट कार्ड है मेरे पास, और ये कार्ड मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करता हूँ। तो बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी। क्यों ट्रांसफ़र करते हो? अरे देखो, 10,000 रुपया तुम्हें देना था, 10,000 रुपये के जगह मैं तुम्हें अगर ये कार्ड दे दूं और तुम इस कार्ड को एप्लीकेबल करके तुम्हें 12,000 का फ़ायदा हो जाएगा, तो तुम भी बोलोगे ठीक है, 10,000 के जगह 12,000 का फ़ायदा हो रहा है, क्या दिक्कत है? या 10,000 के जगह 10,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ भी हो, जहाँ चाहे डायरेक्ट कैश हो, फिर डायरेक्ट कैश तो समझ में आता ही है, डायरेक्ट कैश तो समझ में आता ही है, बट कहने का मतलब है अगर कैश नहीं भी हो, कोई राइट हो, कोई इंटरेस्ट हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई बेनिफिट हो, वो भी अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वैलिड लीगल कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। और फोरबियरेंस, डेट्रीमेंट, एक आदमी का ये सब फायदा, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर, दैट इज द प्रोमिसी। तो सिर्फ एक ही आदमी का फायदा हम ले लें, दूसरा आदमी ले ले उसका फायदा, और मेरे को कुछ नुकसान ना हो, तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। तो एक इंसान का मैं कुछ राइट ले रहा हूं, इंटरेस्ट ले रहा हूं, बेनिफिट ले रहा हूं, और मेरे को क्या हो रहा है, मैं भी तो भैया कुछ त्याग रहा हूं, फॉरबियरेंस। जैसे कि मैं इस गाड़ी का पार्किंग नंबर 12, मैं गाड़ी यहां पर अपना पार्क करता था, क्योंकि अब मेरे को 15,000 रुपया साल का मिल रहा है, तो अब से मैं इस 12 नंबर पार्किंग में अपना गाड़ी नहीं लगाऊंगा।
फोरबियरेंस मतलब आई विल नॉट, फोरबियरेंस मतलब जो मेरे पास है मैं उसको त्याग रहा हूं। तो मैं ये 12 नंबर पार्किंग 1 साल के लिए अपना गाड़ी यहां नहीं लगाऊंगा। तो ये मेरे लिए डेट्रीमेंटल है, मेरा कुछ तो नुकसान हुआ ना। जो कल तक मैं गाड़ी लगा रहा था अब मैं नहीं लगाऊंगा, तो भैया कुछ तो तकलीफ हुआ ना। मैं जो कंफर्टेबल लेवल पे था, डेट्रीमेंट मतलब जो मैं कंफर्ट में था वो कंफर्ट मेरा कम हो गया, तो एक तरह से लॉस तो हुआ। अब ये मत बोलना सर लॉस कैसे हुआ, उसने तो 15,000 में अपना कार पार्किंग 1 साल के लिए भाड़ा पे लगा दी, तो लॉस कैसे हुआ। अरे भैया लॉस का मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला बात नहीं, कुछ तकलीफ जिसको हम लॉस कह रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन या सफर्ड अंडरटेकन बाय द अदर। तो इसको भावनाओं को समझो। इंग्लिश लैंग्वेज का एक एक शब्द को एडजेक्टिव बना के वर्ड मीनिंग मत खोजने चले जाओ भाई, ठीक है। जहां खोजना है वो हम बता देंगे। इसका सीधा सीधी मतलब है मुझे भी कुछ नुकसान होना चाहिए, ठीक है। तो ये अंग्रेजी का शब्द को उतना जोर का मत पकड़ो भाई, जहां पकड़ना है वो हम बता देंगे आपको। चलिए सेक्शन 2D, सेक्शन 2D डिफाइंस कंसिडरेशन एज फॉलोज। देखो भाई अभी हमने जो कंसिडरेशन बताया ये तो मीसा वर्सेस क्योरी में जज साहब का रूलिंग था कि कंसिडरेशन का मतलब ये है। बट 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 2D कंसिडरेशन को क्या कहता है अभी वो पढ़ना है। तो क्या आप रेडी हो? When at the desire of the promisor, promisor का इच्छा के हिसाब से, वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। मैं हूं ए, आप है बी, मेरा मोटरसाइकिल में दे रहा हूं। तो when at the desire of the promisor, तो मैं हूं ए और मैं हूं प्रोमिसर। तो मेरे इच्छा के अनुसार द प्रोमिसी, प्रोमिसी है बी, और एनी अदर पर्सन मतलब बी के ससुर जी सी, any other person has done। अब देखो has done, has done और abstained from doing। A and B has done मतलब चाहे तो B ने कुछ किया और एनी अदर पर्सन C ने किया। थर्ड पार्टी से हम कंसिडरेशन ले लेते हैं, ये बात मैंने बता दिया था आपको। तो कंसिडरेशन लेने का मतलब है कि कुछ किया, क्या किया, 15,000 दिया तो कुछ किया, या कुछ नहीं किया, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये समझ लो आज, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कार पार्किंग का जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ये कार पार्किंग 12 नंबर जो कल तक ससुर जी प्यारे लगा रहे थे, सी इस कार पार्किंग को यूज कर रहे थे, बट ही हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन्ड फ्रॉम यूजिंग दिस कार पार्किंग। तो कुछ पैसा देने से भी कंसिडरेशन होता है और कुछ नहीं करने से, जो मैं अभी तक कर रहा था, तो अभी तक जो मैं पार्किंग लगा रहा था और साल भर में जो नहीं लगाऊंगा, तो भैया इस पार्किंग का 15,000 रुपया मैं देने के लिए तैयार हूं। या मैं मोटरसाइकिल दे रहा हूं ए को, बी को मोटरसाइकिल दे रहा है, ठीक है, और ए के पास है कार, और कार पार्किंग मिल गया इनको ससुर जी का कि ठीक है एक काम करो, मैं पैसे तो नहीं दे पा रहा हूं, तुम एक काम करो, जो तुम्हारे पास गाड़ी है वो तुम पार्किंग खोज ही रहे थे, तो ये पार्किंग तुम यहां पर लगा लेना भैया। तो कंसिडरेशन चाहे तो कुछ कर दो या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो अब भाई मैं अपने ससुर जी को बोल दूंगा कि कल से वो गाड़ी नहीं लगाएंगे, तो भैया तुम लगा लेना। तो ही विल एब्सटेन फ्रॉम पार्किंग द कार। तो अगर उनका तो नुकसान हो गया, ससुर जी का नुकसान हो गया ना भाई, ससुर जी अब कहीं और करेंगे, जो भी करेंगे वो ससुर और दामाद समझेगा। मेरे को तो भैया 15,000 का फायदा हो गया। समझ लो मोटरसाइकिल मैंने 15,000 में बेचा था बी को, अब बी पैसा नहीं दे पा रहा है, तो बी ने कहा भैया पैसा तो नहीं है, एक काम करता हूं, तुम्हें पार्किंग खोज रहे थे, तुमको मैं 15,000 का कीमत, तुम 1 साल का 20,000 रुपया देने के लिए रेडी हो ना पार्किंग के लिए? जिस मोहल्ले में तुम रहते हो उसी मोहल्ले में मेरे ससुर जी भी रहते हैं। हाँ रहते तो हैं। तो एक काम करो, वो पार्किंग तुमको दिला देता हूं 15,000 में। तो भैया मेरा भी फायदा हो गया।
मैं किसी और को 20,000 देता पार्किंग के लिए, तो चलो एक्सचेंज में 15 के जगह 20 का वैल्यू का कार पार्किंग मिल गया, तो ये भी कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि एक तो थर्ड पार्टी दे रहा है वो भी ठीक है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया। ये तो हो गया हैज डन। और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, किसी ने कर दिया है ऑलरेडी, पास्ट कर दिया, और मैं बोल रहा हूं मैं कर दूंगा, तो ये है प्रेजेंट। और कोई बोलेगा मैं 10 दिन बाद कर दूंगा, तो ये हो गया फ्यूचर का प्रॉमिस। तो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये भी माना जाता है। देखो ये कैसे समझ में आएगा, भी समझ में आएगा। लैंग्वेज पर ध्यान दो। तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करना, या फ्यूचर में एक काम करो, अगले महीने से मेरे ससुर जी पार्किंग नहीं लगाएंगे वहां पर, तो ये हो गया एक तरह का प्रॉमिस। अरे भाई कल से लगाना बंद कर दिए हैं, तो ऑलरेडी डन। या ठीक है मैं आज बात करता हूं, आज से नहीं लगाएंगे, तो कल से लगाना बंद कर दिए, तो कंसिडरेशन तो भाई तेरे हिसाब से तो कल से ही तेरा हो गया, तो कंसिडरेशन ऑलरेडी गिवन टू यू, पास्ट, प्रेजेंट एंड। चलो वो नेक्स्ट वीक से, वो अभी वैष्णो देवी गए हैं, तो अगले वक्त आएंगे, मैं उनको बात कर लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ससुर जी है भाई मेरे, समझा दूंगा उनको, तो ठीक है। तो सच एन एक्ट, सच एन एक्ट, कोई एक्ट मतलब जैसे अगर 15,000 दे दूं तो ये एक्ट हो गया। इसको और डिटेल में समझेंगे, एक्ट को, फॉरबियरेंस को, एब्सटिनेंस को, और एग्जांपल्स आएगा, चिंता मत करिए। तो सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस। एक्ट मतलब कि ऑलरेडी काम कर दिया, ऑलरेडी एक्शन हो गया भैया, एक्ट मतलब एक्शन, डन। प्रॉमिस मतलब फ्यूचर एक्शन, अभी तक हुआ नहीं है। प्रॉमिस मतलब क्या है, एक्शन बाकी है, समझिए मेरा बात को। तो एक्ट, सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, कर दिया मैंने, एक्ट कर दिया, एब्सटिनेंस कर दिया, तो ठीक है। तो कर दिया मतलब पास्ट, या अभी कर दिया, अभी आज ही कर दिया प्रेजेंट, या अभी तक नहीं किया है तो वादा कर रहा हूं, तो प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। मैंने प्रॉमिस किया था ना मोटरसाइकिल दूंगा, तो ये मेरा प्रॉमिस था, और तुम्हारा प्रॉमिस था कि मैं ये करूंगा, राइट, ये मैं करूंगा कि तुम्हें 15,000 दूंगा, या मैं ससुर जी को कह दूंगा कि वो पार्किंग तुमको दे दूंगा। तो ये जो मेरा एक्ट है 15,000 देने का एक्ट, या ससुर जी को बोल देने का कि कल से पार्किंग नहीं लगाए, आपको दे दे, एब्सटिनेंस, ये अगर हो गया है तो एक्ट है। और होने वाला है, मोटरसाइकिल तो तुमने आज मेरे को दे दिया, मैं तो मोटरसाइकिल बैठ के जा रहा हूं घर, राइट, बट तू भाई चिंता मत कर, मैं वादा कर रहा हूं, मैं ससुर जी को कह दूंगा अगले हफ्ते वो आ रहे हैं और तुम्हें वो पार्किंग मिल जाएगा। तो जब अगले हफ्ता आएंगे, अगले हफ्ता मिल जाएगा, तो मतलब ये ना प्रॉमिस किया ना अगले हफ्ता के लिए। तो फिर से पढ़ लीजिए, सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस ससुर जी करेंगे पार्किंग वाला, और प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब अभी तक हुआ नहीं है, करेंगे ससुर जी नेक्स्ट वीक, इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। कंसिडरेशन मेरे तरफ का कंसिडरेशन है। तो बेसिकली कंसिडरेशन होता क्या है, कंसिडरेशन मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, एक दूसरे ने जो वादा किया एक दूसरे को, वो वादा निभा देना ही है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ये ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, बट अगर नहीं भी आ रहा तो इस माहौल में, इस मौके पे आप इस टेक्स्ट बुक के नीचे ही लिख लीजिए कि कंसिडरेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। एक दूसरे को जो हमने वादा किया वही है कंसिडरेशन। वादा मतलब प्रॉमिस। अब ये वादा में हम कुछ एक्ट करेंगे या हम कुछ एब्सटिनेंस करेंगे। अब ये एक्ट का एग्जाम्पल लेंगे, एब्सटिनेंस का एग्जाम्पल लेंगे, तो ये है कंसिडरेशन। देखो एक बार शुरू में पढ़ोगे तो लगता है बहुत इजी, या कभी कभी लगता है बहुत डिफिकल्ट। कुछ कुछ बच्चों को बहुत इजी लगता है, कुछ कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है।
बट ये शब्दों का खेल है, तो इस पे थोड़ा सा घुस के ध्यान से पढ़ो, हो सकता है 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे कि क्या बात थी। तो ये एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक में अगर समझ ले रहे हो, तो जब दोबारा टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, तो ये मेरा दावा है, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे एग्जाम्पल को पकड़ के चल रहे हैं, तो ये दावा है कि आप इसको अच्छे से समझ लोगे, एक एक शब्द को समझ लोगे। और भैया एग्जाम बहुत इजी नहीं होने वाला, मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि जो इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी इजी एनी मोर। अगर वो इजी एग्जामिनेशन फंडा पे ही चलना होता तो ये एमसीक्यू पैटर्न को चेंज नहीं किया जाता। अब ये आ गया क्वेश्चन आंसर का पैटर्न, और वो भी क्वेश्चन आंसर भी पुराने क्वेश्चन टाइप के नहीं आएंगे, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आएगा भैया केस स्टडी, केस देगा, उलझाया हुआ केस देगा आपको, और उलझाए हुए केस पे नए नए प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो जितना डिटेल में समझोगे उतना ही फायदा आपको होने वाला है। तो ये सीए फाउंडेशन का पढ़ाई है। सीपीटी का अगर पढ़ाई करवा रहा होता मैं दोस्त, तो इतना डिटेल में मैं खुद ही नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये पढ़ाई सीपीटी का नहीं है मेरे दोस्त, ये पढ़ाई है सीए फाउंडेशन का। इंस्टीट्यूट ने अपना रुख बदल लिया है। इंस्टीट्यूट चाहता कि तुक्का मारने वाला बच्चा पास नहीं हो, वही बच्चा पास हो जिसको डिटेल नॉलेज है। तो क्योंकि इंस्टीट्यूट अब नॉलेज खोज रहा है, तो मुझे नॉलेज देना पड़ेगा, वरना भैया ये धोखा हो जाएगा आपके साथ। आइए एनालाइज करते हैं। एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। ये बार बार पढ़ चुके हैं, अब ये देखते हैं एग्जाम्पल। अजय प्रॉमिसेस भुवन to guarantee payment of price of goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya। तो भैया बात हो रहा है यहां पर, एक है अजय साहब, एक है भुवन साहब, एक है चैतन्य साहब। सो अजय प्रॉमिसेस भुवन, अजय भुवन को प्रॉमिस करता है टू गारंटी पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल। अब भुवन को बेचना है, भुवन को बेचना है चैतन्य को ऑन 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य। चैतन्य कह रहा है कि जो भी गुड्स तुम मुझे बेचोगे वो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मगर 1 महीने के बाद, 1 मंथ के बाद। तो चैतन्य देगा भुवन को पैसा 1 महीने के बाद, और अजय कह रहा है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर चैतन्य, क्योंकि चैतन्य मेरा बचपन का दोस्त है, चैतन्य को मैं अच्छे तरह से जानता हूं, अगर उसने कहा है कि 1 महीने बाद पैसा देगा तो वो देगा। फिर भी अगर तुम्हें शक है तो भाई मैं तेरा दोस्त हूं भुवन, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, मैं गारंटी लेता हूं। अब यहां इस केस में क्या है, You're selling of goods on credit by भुवन। भुवन क्रेडिट में दे रहा है टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस, क्योंकि अजय ने प्रॉमिस किया है भुवन को कि भाई तू उसको गुड्स दे दे, टेंशन मत ले, पैसा का गारंटी मेरा। तो क्योंकि अजय का वादा भुवन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो अजय के प्रॉमिस के वजह से ही चैतन्य को ये गुड्स मिल पाया है, वरना चैतन्य को ये गुड्स नहीं मिलता। तो ये है कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। ये एक्ट क्या है, अजय का वादा, अजय का प्रॉमिस, ये एक एक्ट है कि भाई मैं दूंगा पैसा, अगर वो नहीं दिया तो मैं दूंगा पैसा। ठीक है जी। अब कंसिडरेशन हमने पढ़ा, एब्स्टिनेंस भी होता है। एग्जाम्पल, अभिषेक प्रॉमिसेस भारती, तो है एक है भैया अभिषेक, एक है भारती। तो अभिषेक प्रॉमिस करता है भारती को नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। भारती तो मुझे लड़की लग रहा था, बट ये तो हिम है भाई। ठीक है, सो नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इफ ही भारती वुड पे हिम अभिषेक, मतलब भारती अभिषेक को 1 लाख रुपए दे दे
तो अभिषेक भारती को वादा करता कि नहीं करेगा, नॉट फाइल। तो ये जो नॉट वर्ड आ गया है, नॉट मतलब ये एब्स्टिनेंस। सो आई विल नॉट डू समथिंग, सो आई विल नॉट फाइल द केस, नॉट फाइल, मगर भारती तुम्हें मुझे 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा। तो वही कंसिडरेशन मतलब कुछ मैं करूं या कुछ मैं ना करूं, एन एक्ट टू डू समथिंग और एन एब्स्टिनेंस। तो मैं नहीं करूंगा, मैं केस फाइल नहीं करूंगा, मगर मैं अगर केस फाइल नहीं करूं तो तुम्हें नहीं लगता है कि मेरी शराफत के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने चाहिए भारती? सारा शराफत मैं ही करूं और तुम कुछ भी नहीं करो? तो नहीं मैं दूंगा, मैं 1,00,000 दूंगा। तो यहां पर सीधा सीधी बात है, योर एब्स्टिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अभिषेक। एब्स्टिनेंस कौन कर रहा है? अभिषेक कर रहा है। फाइल कौन नहीं कर रहा है? अभिषेक नहीं कर रहा है। वुड कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन, तो ये नहीं करना भी एक कंसिडरेशन है अगेंस्ट भारतीज पेमेंट ऑफ 1,00,000 इन फेवर ऑफ अभिषेक। तो ये बात एकदम मेरे ख्याल से अब ये एकदम क्रिस्टल वाला क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 पॉइंट हमने आज पूरे लेक्चर में, ये 2 पॉइंट का ही डिस्कशन हुआ है भाई, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखो, इजी जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन किसके डिजायर में होगा? प्रोमिसर के डिजायर में। क्योंकि प्रोमिसर मतलब है कि भैया मैं अपना मोटरसाइकिल बेच रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि भाई तू 50,000 दे। ये डिजायर किसका है? प्रोमिसर का। अगर ये जो बंदा बी है, अगर ये अग्री कर जाए तो ठीक है, ये 50,000 देगा। इच्छा किसका था? प्रोमिसर का। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी। अब ये कंसिडरेशन कौन देगा? बी देगा, या बी बोलेगा अरे एक काम करो, मेरे ससुर जी से ले लो, मेरे ससुर जी ने वादा किया था कि दहेज में बिटुआ जमाई राज हम तुमको देंगे एक मोटरसाइकिल। ससुर जी ससुरा दिया है नहीं भाई, तो क्योंकि ससुर जी नहीं दिए हैं तो उनका पैसा ससुर जी से ही दिलाएंगे। तो देखो भैया मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, बट 50,000 हमारे पास नहीं है, ससुर जी से लोगे? हाँ दे दो, ससुर जी का एड्रेस हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, हम आपके दामाद जी के दोस्त बोल रहे हैं, आपके दामाद जी मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पेमेंट ससुर जी करेंगे। और ससुर जी ने कहा हाँ भाई कर लेंगे, मगर हम फोन क्यों करें? पॉइंट ये है, क्योंकि भाई हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट भाई आपके साथ है, हम आपके ससुर जी को नहीं जानते। मगर अगर आपके ससुर जी खुद चला के अगर आपके बिहाफ में पैसा दे दे तो हमें कोई एतराज नहीं है, बट हम अलग से उनको फोन करें, उनसे पूछें, फिर वो हाँ करें, नहीं, वो काम हम नहीं करेंगे। तो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी मतलब भैया आप दे दीजिए, और एनी अदर पर्सन, हमें तो पैसे से मतलब है। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। मतलब कि भाई ये पैसा, मोटरसाइकिल तो आप आज ले जाओ, मेरे को मोटरसाइकिल आज दे दो, पैसा मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा, तो ये हो गया फ्यूचर, ठीक है। या पैसा अभी ले लो मेरे से, मोटरसाइकिल मैं 1 महीने बाद दूंगा। चलो पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए संग संग अभी तुरंत के तुरंत पैसा, तुरंत के तुरंत मोटरसाइकिल, ये हो गया प्रेजेंट। और कुछ पास्ट में कुछ किया था उसके अगेंस्ट में हम कुछ दे रहे हैं, इसका चर्चा और डिटेल में करेंगे। तो चलिए, thus from the above it can be concluded that consideration is equal to promise। हमने आपको लिखवाया था कि consideration is equal to reciprocal promise, और promise का मतलब होता है परफॉर्मेंस, कि सिर्फ वादा कर दिया और परफॉर्म नहीं करे, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। तो जब हम बोलते हैं निभाना पड़ेगा, तो निभाना को इंग्लिश में कहते हैं भैया परफॉर्मेंस। आई विल परफॉर्म व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड। एक बात बताओ, प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है
कि मैंने प्रॉमिस किया बट परफॉर्म नहीं करूंगा, तो भैया उस प्रॉमिस का वैल्यू क्या? प्रॉमिस कर दिया, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल मैरी यू बिकॉज आई लव यू, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस टू मैरी यू, बट लास्ट में तुमसे शादी नहीं करके किसी और से शादी कर लिया, तो मैं क्या धोखेबाज कहलाऊंगा? हाँ सर, आपसे बड़ा धोखेबाज कोई और हो नहीं सकता। शादी का वादा किया, जहां दिल इमोशंस अटैच्ड होते हैं, जिंदगी का सपना देख लेते हैं, और आपने धोखा दे दिया, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। तो प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस शुड मैच, और प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रहा है, तो ये सरासर धोखा है। तो प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस या प्रॉमिस ऑब्लिक परफॉर्मेंस, दैट पार्टीज एक्सचेंज विथ ईच अदर। एक्सचेंज का मतलब ही था भैया रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तुमने मुझे कुछ दिया, मैंने तुम्हें कुछ दिया, तो उसको रेसिप्रोकल भी कह लो या एक्सचेंज कह लो। फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, सम बेनिफिट, राइट और प्रॉफिट टू वन पार्टी, सम डेट्रीमेंट, लॉस और फोरबियरेंस टू अदर। तो ये पूरा डिस्कशन अभी कंसिडरेशन का हमने कर लिया है। अब आइए देखते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। लीगल रूल्स, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, ये टच एंड गो किया था, ये इसको और डिटेल में देखते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं लोग। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हो गए ससुर जी, एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। दिस इंप्लाइज रिटर्न एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। रिटर्न एलिमेंट कि भाई कुछ रिटर्न में आ रहा है, मैं तो दे रहा हूं और आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज in consideration of promise of settlement is enforceable. An act done at the desire of a third party is not a consideration. क्या कहना चाह रहे हैं? एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। ए और बी के बीच में बात हो रहा है। एन एक्ट डन बाय द थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन, क्योंकि बात ए और बी के बीच का है। सी ने कुछ कर दिया तो उसे हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, बट अगर बी ने कहा है कि भाई चलो मेरे बिहाफ में सी कर रहा है, राइट, तो वो अलग चीज है कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी, बट यहां हो रहा है एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी। डिजायर तेरा नहीं हो सकता भाई ससुर जी, यू कैन नॉट डिजायर। डिजायर तो मेरा होगा, मैं हूं प्रॉमिसर, माई डिजायर। मेरे इच्छा के अनुसार अगर आप काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने इच्छा से काम कर रहे हो तो हो सकता मुझे मंजूर नहीं है, मुझे चाहिए था 50,000 कैश, मेरा इच्छा ये था। अब आप अपना इच्छा से सिल्वर दे रहे हो कि ये सिल्वर का वर्थ है 50,000, ये आपको लग रहा है कि ये वर्थ 50,000, हो सकता है मेरे को डाउट हो आपके ऊपर कि नहीं ये पता नहीं ये चांदी है या क्या है, आई डोंट नो। तो भी आप अपना इच्छा मत चलाइए, मेरा जो इच्छा था वही चलेगा। तो सीधा सीधी बात है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर चाहता था 50,000 नगद, तो प्रोमिसर के हिसाब से 50,000 नगद होना चाहिए। ये नहीं कि ये 50,000 का चांदी तो है, इनसे वैल्यू करा लो, इनसे पूछ लो, इनका सर्टिफिकेट देख लो। नहीं भाई, हमको जो चाहिए था मुझे वही चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट। भाई अगर कोई किसी के साथ सेटल हो रहा है, साथ रहेंगे, तो उसके साथ रहने का अपना देश में क्या परंपरा है? लिव इन का परंपरा नहीं है भाई, तो साथ रहने का परंपरा एक मैरिज है। तो आप मेरे साथ रह रहे हो तो मैं ये वादा करता हूं
कि साथ रहेंगे, शादी करके साथ रहेंगे, राइट। तो ये आप मेरे साथ रहने का जो अग्री कर रहे हो, आपका साथ मेरे को मिल जाए, राइट, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, और उसके लिए मैं शादी करूंगा आपसे, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एनफोर्सेबल है। इसमें अगर आपको समझना कि भाई क्या मिला, एक इंसान को साथ मिल गया दूसरे का, और दूसरे इंसान को, लेट्स से जैसे हमारे समाज का डिस्कशन करें, तो हमारे समाज में अपने को पता है कि भाई जो मेल डोमिनेटेड समाज है, मेल्स कुछ भी करे तो चलता है, बट फीमेल्स के तो भैया दामन में दाग लग जाए तो बस नहीं नहीं, तो ये बड़ा एक हमारे समाज का एक इशू है। तो अगर यहाँ पर एक मेल है अमिताभ बच्चन, और यहाँ एक फीमेल है रेखा, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, तो बच्चन साहब ने कहा भाई साथ रहो तो हम शादी कर लेंगे, वी विल बी हस्बैंड एंड वाइफ। तो साथ रहने का रेखा ने कहा चलो भाई मैं समाज में तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूं। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है रेखा के तरफ से, क्योंकि आज इनका लॉस क्या है, प्रेस्टीज का तो लॉस हो ही सकता है, बट अगर मैरिज कर लेते हैं हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरा साथ मिल गया, मुझे एक पत्नी का अधिकार मिल गया। तो ये सब पुरानी बातें हैं, हो सकता है आजकल की गर्ल्स इस बात को बोला रहे दिस आर ऑल व्हाट, अधिकार मिल गया, अभी बराबर का अधिकार है, ये है वो है। तो ये सब बात अभी हम लोग उस पर नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो मैंने आपको समझा दिया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज एनफोर्सेबल, वी विल सेटल टुगेदर। इन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव क्या हुआ था? डी एक डिफेंडेंट है, प्रॉमिस टू पे पी प्लेंटिफ। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट का मतलब बता देता हूं, जो केस करता है उसे कहते हैं प्लेंटिफ, प्लेंटिफ बोलते हैं, प्लेंट, ठीक है। जैसे अपने बोलते हैं ना कंप्लेंट, तो कंप्लेंट में COM हटा दो तो ये हो गया प्लेंट, ठीक है। क्योंकि ये डिसाइड करेगा जज साहब कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो ये सही है या गलत है। तो प्लेंटिफ, प्लेंटिफ जिस इंसान ने कंप्लेंट लेकर हाजिर हुआ तो उसे कहते हैं प्लेंटिफ, और जिसे बचाना है कि नहीं नहीं जज साहब ये आरोप बेबुनियाद है तो उसे कहते हैं डिफेंडेंट। चलिए, तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में डी एक डिफेंडेंट है, ठीक है। उसने पी को प्रॉमिस किया था और सर्टेन कमीशन, तो है पी यहां पर और डी यहां पर, तो डी ने वादा किया था कुछ कमीशन देंगे। A certain commission on articles which would be sold through their agency in a market. Market was constituted by P at the desire of, market was constructed, by P at the desire of C, collector, and not at the desire of D. तो P जो है एक मार्केट बना रहा था, बात को ध्यान से समझिएगा। डी डिफेंडेंट है, मतलब केस किया है P ने, केस किया है P ने, केस किसके ऊपर किया है? D के ऊपर। और P का क्या कहना है कि D ने कहा था, D ने कहा था कि मैं कुछ कमीशन दूंगा तुम्हें। डी ने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ कमीशन दूंगा, अ सर्टेन कमीशन। ऑन द आर्टिकल्स which would be sold through their agency in the market. Market was constructed by P at the desire of C,
and not at the desire of D. D was not bound to pay as it was without consideration and hence void. देखो इसमें हो क्या रहा है, बात को सीधा सीधी समझो. इसमें रियल केस में ये है कि एक मार्केट बनाने का था, कुछ बिल्डिंग बनाने का था, ठीक है, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था. और डी जो है, जैसे अपने सोचते हैं ना कि भाई एक काम करो यार, इसको बोल दो अच्छा से बनाएगा तो मैं तुमको अलग से कमीशन दे दूंगा. बट इसको बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था सी. सी से इसको पी को मिला कॉन्ट्रैक्ट. तो प्रोमिसर कौन है? प्रोमिसर है सी. यह है प्रोमिस सी. अब ये बिल्डिंग बना रहा है, मार्केट बना रहा है कुछ. मैं इस एग्जाम्पल को नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम्पल जो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव है, इसमें एक्चुअल घटना यही था कि पी को एक मार्केट प्लेस बनाना था और वो मार्केट बनाने का ऑर्डर, अब यहां तो जैसे आर्टिकल्स दे दिया, अच्छा जो भी हो, तो ऑर्डर जो है ये मिला था सी से, ठीक है. तो अब डी जो है ये बाहर वाला है. डी बोल रहा है कि भाई तुम अच्छा से बाजार मार्केट कंस्ट्रक्शन करो, मैं तुमको कमीशन दूंगा. तो इसमें एक चीज देखो, सी एंड पी में डी बेचारा कमीशन क्यों दे? चलो इसने वादा कर दिया था, ठीक है, बट डी को पी से क्या बेनिफिट मिल रहा है? डी को कोई डायरेक्ट बेनिफिट पी से नहीं मिल रहा है, राइट. सो इसमें यही है, डी वॉज नॉट बाउंड टू पे. डी वॉज नॉट बाउंड टू पे एज इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन एंड हेंस वॉइड. सीधा सीधी एग्जाम्पल है भाई. एक जैसे एक काम करो, इसको ऐसे समझ लो, हम लोगों ने फ्लैट बुक किया, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है. ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, एक कॉन्ट्रैक्टर है. कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है मालिक ने, समझ लो एक स्पेस ग्रुप बोलकर एक बिल्डर है, स्पेस ग्रुप. तो इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है. मैं चाहता हूं कि भाई तुम अच्छा से बनाओ, मैं तुमको कमीशन दे दूंगा. कॉन्ट्रैक्टर का काम तो है ही अच्छा से बनाने का, और कॉन्ट्रैक्टर को जो काम मिला है स्पेस ग्रुप से मिला है. मैं उसको बाहर से बोल रहा हूं तू अच्छा से बना, मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा, और बाद में ये कॉन्ट्रैक्टर मेरे से कमीशन मांगने आता है. तो मैं कहूंगा भाई मैं तो इसे कमीशन दे दूंगा, ठीक है, पर इसने मेरे को क्या दिया? नहीं, आपके कहने से मैंने अच्छा से बनाया. अरे भाई मेरे कहने से आप थोड़ी ना ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो. ये आपका कॉन्ट्रैक्ट तो भाई स्पेस ग्रुप के साथ था, तो मैं तो थर्ड पार्टी था, मैं क्या बोल दिया भाई अच्छा से बनाना, मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा. तो ठीक है मैंने कहा, बट कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. और कंसिडरेशन का मतलब मैंने समझाया है कि दोनों पार्टी को एक दूसरे से कुछ मिलना चाहिए. इस भाई साहब को तो कमीशन मिल जाएगा, बट मेरे को क्या मिला? जो मैंने कहा कि भाई मैं कमीशन दूंगा, मेरे को क्या फायदा हुआ? मतलब तुम्हारा काम अच्छा से करना है तुम्हें, उसके लिए मैं तुम्हें लालच दे रहा था कि भाई अच्छा से करना, तो तुमने अच्छा से किया. तो दिस इज कॉल्ड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. इसका मतलब यह है, जज साहब बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर को कि वाह बेटा कॉन्ट्रैक्टर, मतलब तुमको तुम्हारा काम अच्छा से करने का तो पैसा मिल ही रहा था. मतलब आज के दिन में मार्केट में ऐसा हो कि तुम्हें तुम्हारा काम याद दिलाने के लिए एक पब्लिक आके बोले कि भाई तू अपना काम अच्छा से कर, तो मैं तुम्हें अलग से कमीशन दूंगा, और तुम यही बोलोगे हाँ हाँ देखो क्योंकि आपने मेरे को अलग से कमीशन दिया तो मैं ये काम और अच्छा से किया. दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. इससे समाज खराब होगा. और वैसे भी कंसिडरेशन तो है ही नहीं. कॉन्ट्रैक्टर को तो मिल जा रहा है कमीशन, बट भाई मेरे को तो जो मिलना चाहिए था वही मिल रहा है, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है जो मेरा हक था. तो आई थिंक कि दिस इज क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आर सेव्स एस गुड्स फ्रॉम फायर
विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आर ने एस का गुड सेव कर दिया भाई। आर कैनॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विसेज एज द एक्ट बीइंग डन वॉलंटरली। कोई एक बात नहीं हुआ था कि भाई तुम मेरा गुड्स को बचाओगे तो हम कुछ देंगे, तुम अपना इच्छा से किया। तुम मेरे सर के ऊपर बैठ के नाच नहीं सकते हो कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा इच्छा हुआ हमने दे दिया, एक अलग बात है। तो कंसिडरेशन जो है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यहां पर क्या हो रहा है, आर और एस में कोई ऐसा डिजायर हमने प्रकट नहीं किया था, हमने कुछ ऐसा बात नहीं किया था कि जब भी कभी आग लगे तो तुम वादा करोगे तुम मेरे गुड्स को बचाओगे। तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, और तुम अगर बचाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। अचानक में आर ने एस का गुड्स बचा लिया, तो कोई डिजायर नहीं था, कुछ बातचीत नहीं था, तो कोई ये चीज कंसिडरेशन नहीं है, ये इनवॉलंटरी एक्ट है, तो इस पर कोई लेन देन नहीं बनता है। कहने का मतलब क्या, देखो कंसिडरेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो गिव एंड टेक। तो गिव एंड टेक अगर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इस केस में आर ने एस का गुड्स बचा लिया फायर से। गिव एंड टेक नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकता। मैं दिल से इच्छा से अगर कुछ दे दिया उसे, वो अलग बात है, बट यू कैनॉट बाउंड मी बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैनॉट टेक मी टू द कोर्ट। तो चलो गिव एंड टेक तो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये तो हमने बात किया ही है कि भाई चाहे तो ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो चाहे तो बी दे दे या उसके ससुर जी सी दे रहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इज गिवन इन सेक्शन 2D मेक्स दैट प्रोपोजिशन क्लियर। ये तो डेफिनेशन में दिया हुआ है। According to the definition, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, ये जो or any other person does something, such an act is consideration. In other words, there can be a stranger to the consideration, but not stranger to a contract. ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट होता है। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। तो ये एक्सप्लेनेशन हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि भाई बीच में आप कहां से आ गए। कुछ देने आ रहे हो तो ठीक है, बट आप बीच में केस नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका कोई मामला नहीं है, तो केस करने का पावर नहीं है। कुछ देना चाहते हो तो दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। एग्जाम्पल, एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी to her daughter. ओल्ड लेडी ने अपना एक प्रॉपर्टी दे दिया अपनी बेटी को, विथ अ डायरेक्शन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एन्युटी। ओल्ड लेडी का भाई है, तो जैसे हो कि माँ ने अपनी बेटी को दिया कुछ और बेटी से कहा कि बेटी तुम्हारे मामा को कम से कम भाड़ा जैसे या एनुअली इतना पैसा दे देना। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर अग्रीइंग टू पे एन्युटी। ठीक है, द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी एंड द अंकल sued टू रिकवर इट। अंकल रिकवरी के लिए केस कर दिए। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। ये मैं आपको समझाता हूं क्योंकि ये कुछ बात में कहां कहां डिस्प्यूट हो सकता है, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि अंकल तो बेसिकली कहा जाएगा थर्ड पार्टी है। यही समझना कि अंकल को थर्ड पार्टी समझा जाए या अंकल को कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा समझा जाए, ये डिस्कशन करते हैं।
जो केस है इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अब देखो हो क्या रहा है, द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी एंड अंकल sued टू रिकवर इट। अब ये अगर अपने बोले हैं कि ये अंकल जो है ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको ये केस जीतना है तो आप यही बोलोगे ना कि भाई ये अंकल कहाँ से आए, क्योंकि प्रॉपर्टी जो था वो मेरी माँ ने मेरे को दिया, मॉम गिफ्टेड टू द डॉटर। तो जो भी बातचीत था माँ और बेटी के बीच में था, तो अंकल तो स्ट्रेंजर है, राइट, अंकल तो थर्ड पार्टी है, ये कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, ये कहाँ से मेरे को स्यू कर सकते। तो किसी ने शायद बेटी को यही समझाया होगा, बट गलत समझाया। अंकल इसलिए स्यू कर सकते हैं क्योंकि जो बेटी और माँ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में एकदम क्लियर यही बात हुआ था कि बेटी तेरे को मैं ये प्रॉपर्टी एक शर्त पे दूंगी कि तुम अपने मामा जी को हर साल इतने पैसे तुम दोगी। तो क्योंकि ये आपस में लेन देन गिव एंड टेक जो था, आई एम गिविंग यू द प्रॉपर्टी बट यू हैव टू प्रॉमिस मी, प्रॉमिस होता ना एक दूसरे का, आई एम प्रॉमिस टू गिव यू दिस प्रॉपर्टी बट यू ऑल्सो प्रॉमिस दैट यू विल गिव योर अंकल एवरी ईयर 10,000 रुपीज। तो अब मम्मी तो वादा देकर ऊपर चली गई, मामा जी को हम पैसा देंगे नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मामा जी तो थर्ड पार्टी है और मैं सीए फाउंडेशन की स्टूडेंट हूं, मैंने पढ़ा है कि थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू मी। तो भाई आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, यहां पर थर्ड पार्टी वाला बात नहीं हो रहा है दोस्त, क्योंकि यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो प्रोमिसेस एक्सचेंज किए थे आपने, बेटी आपने ये प्रॉमिस किया था कि आप अपने मामा जी को पैसे दोगे, ये वादा तो आप ही ने किया था, इस वादा के अगेंस्ट में ही आपको ये प्रॉपर्टी दिया गया था। तो ये वादा आप तोड़ रहे हो, ये वादा आप नहीं तोड़ सकते हो। तो ये वादा आपको याद दिलाया गया, आपके मामा जी ने जो केस किया है वो एकदम वैलिड केस है, तो ये इनवैलिड नहीं हो सकता है। तो ये आपको पैसे देने पड़ेंगे, कंसिडरेशन है यहां पर। आप ये कहना चाहते थे, आप ये कहना चाहते थे मामा जी आप और हम, बेटी क्या कहना चाह रही है, बेटी क्या कहना चाह रही कि मामा जी, बेटी ये कहना चाहती कि मामा जी आपको मेरे से मिलेगा कुछ, लेट्स से महीने का, साल का 50,000, मामा जी मेरे को आपसे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा मामा जी। तो क्योंकि आपको मेरे से मिल रहा है और मेरे को आपसे नहीं मिल रहा है मामा जी, तो आपके तरफ से तो नो कंसिडरेशन है। तो मामा जी आपके तरफ से तो नो कंसिडरेशन है, तो मामा जी ये केस तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि आपको मेरे से मिल रहा है, मेरे को आपसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं कोर्ट में जाऊंगी और ये केस जीत जाऊंगी। बट कोर्ट ने कहा नहीं बिटिया, तुम्हें यह जो प्रॉपर्टी मिला था वो यही कहकर मिला था कि तुम्हें तुम्हारे मामा को सालाना इतना पैसा देना है। तो मामा का नाम पे जो तुमने हाँ किया था उसी के वजह से तुम्हें यह प्रॉपर्टी मिला है। तो तुम ये नहीं कह सकती हो कि मामा से मेरे को कुछ नहीं मिला और मैं ही मामा को दे रही हूं, क्योंकि ये वादा तुमने तुम्हारी मां को दिया था और उसमें मामा इन्वॉल्व थे। तो इतना सा बात है। तो आज के लिए दोस्त यहीं पर स्टॉप करेंगे। ये देखो कितना छोटा छोटा डिस्कशन है और ये छोटा छोटा डिस्कशन पे केस हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से लॉ को समझना होगा कि नहीं भाई, जैसे ये पूरा अगर हम समराइज करें तो चिन्नैया वर्सेस रमैया में यही हुआ है कि जज साहब कंसिडरेशन इज गिव एंड टेक, दिस मामा जी इज ओनली टेकिंग फ्रॉम मी, ही इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग। बट नहीं बेटा, गलत बोल रहे हो, तुम्हें मिला ही था मामा के नाम पे। तो सोचो कहां कहां से केस को समझा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कितना डिटेल में समझना पड़ता है और उसको समझने के बाद एक छोटा सा गिव एंड टेक पे कहां कहां झगड़ा झमेला हो जाता है। तो ऐसा झगड़ा झमेला को भी हम लोग अलग से पूरा केस स्टडी करेंगे।
अभी फर्स्ट लेवल पे कोशिश करो कि बेस को मजबूत करें, चीज़ों को समझें, उसके बाद इंटरेस्टिंग केस लॉज है, इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, उसने क्या कहा, इसने क्या सोचा, वो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे एक साथ। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, आई लव यू ऑल।